ठीक है, आज की क्लास में हम इन्वेंट्री के आगे मेथड्स को कवर करते हैं। सो इन्वेंट्री के मेथड्स में देखिए, इन्वेंट्री के टॉपिक हम कवर कर रहे थे। नाउ द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्रीज। ठीक है, आज की क्लास में बच्चे हम इन्वेंट्रीज के वैल्यूएशंस के मेथड्स को कंप्लीट करेंगे, और जो कि हमारे एग्जाम्स में है, हमारे एग्जाम्स में ये है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। आप प्लीज अच्छे से इस मेथड को समझिएगा। सो द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन आर इन यूज। नंबर वन, कह रहे हैं कि कह रहे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो ये फॉलोइंग मेथड्स है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, ये यूज में है। नंबर वन, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट। ठीक है, सेकेंड इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मेथड है, ये बहुत सिंपल सा मेथड है कि आपको रैशनली एडिशन में करना है। ये बहुत सिंपल सा है कि इसमें हमें क्या करना होता है कि आपको लगता है कि ठीक है, ये जो कॉस्ट है आपने खुद से स्पेसिफिक आइडेंटिफाई किया है कि इतनी मेरा मटेरियल कॉस्ट लगी, इतनी मेरी लेबर कॉस्ट लगी, इतने मेरे पास अदर एक्सपेंसेस आए, ओवरहेड एक्सपेंसेस आए। सो दीज आर द माई, ठीक है ना, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, कि ये मेरी जो कॉस्ट है, ये मेरी उस कॉस्ट की एक स्पेसिफिक क्या है, ये मैंने अपने पास से कॉस्ट रिकॉर्ड में से निकाला। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे कोई? मैम आपने ये चैप्टर करा तो दिया था पहले। ये नहीं हुआ था बच्चे, ये चैप्टर नहीं हुआ हमारा। अगर हुआ है तो आप प्लीज इसको रिवाइज कर लो। सो क्या लिखा है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन आर इन यूज। नंबर वन, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट का जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है। सेकेंड इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फीफो। क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की, क्या मतलब है इसमें, यानी कि जो गुड्स मेरे पास पहले आया था, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक महीने से गुड्स पड़े हुए हैं और मेरे पास कस्टमर्स आते हैं गुड्स लेने के लिए, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जो मेरे पास कल भी माल आया है मैं उसे पहले निकालूंगी, नहीं। जो मेरे पास पहले गुड्स आया था, यानी कि मंथ के स्टार्टिंग में जो मेरे पास गुड्स आया था, वो पहले मैंने निकाला, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फिर क्या था थर्ड में, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट है मेरे पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट, सेकेंड इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड थर्ड इज अ लास्ट इन लास्ट आउट मेथड। ठीक है, ये मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज हैं। एंड फोर्थ इज अ वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इन दोनों का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है। सो वेटेड एवरेज मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट मेथड। प्लीज ध्यान देना कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट मेथड का क्या होता है, एक हमारे पास कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है। तो अब देखते हैं क्या है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में। फर्स्ट वन इज अवर द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट। हमें यानी कि कॉस्ट को क्या करना है, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है मेरे पास कॉस्ट को स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। द असेंशियल फीचर ऑफ द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज दैट cost is marked on the unit or on its container, or the unit can be located to its purchase invoice or the cost record। कह रहे हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का जो असेंशियल फीचर है, कह रहे हैं द असेंशियल फीचर ऑफ द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज दैट कॉस्ट इज मार्क्ड ऑन द यूनिट। ठीक है, कि जो कॉस्ट होती है हम उस कॉस्ट को किस में, यूनिट में मार्क करेंगे। ठीक है, या फिर जिसमें हमने यानी कि उसमें इनवॉइस प्राइस कितना है, कितना हमने उस इन्वेंट्री को अपने रिकॉर्ड में रखा है। दिस मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज फीजिबल। कह रहे हैं कि दिस मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एंड अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज फीजिबल इन दो सिचुएशन। ठीक है, तो ये यानी कि ये जो हमारे पास इन्वेंट्री को वैल्यू करने का
और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को वैल्यू करने का जो मेथड है इज फिजिबल इन दो सिचुएशन वेयर परचेजेस आर नॉट फ्रिक्वेंट, जहां पे जो परचेजेस होती हैं वो फ्रिक्वेंट नहीं होती, जहां परचेजेस को हम जल्दी जल्दी नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इज फिजिबल इन दो सिचुएशंस, ये उन सिचुएशंस में फिजिबल है। तो इज फिजिबल इन दो सिचुएशंस वेयर परचेजेस आर नॉट फ्रिक्वेंट, जहाँ पे परचेजेस फ्रिक्वेंट नहीं होते, जहाँ परचेजेस हमारे जल्दी जल्दी नहीं होते। एंड ओल्ड आइटम्स डू नॉट इजीली मिक्स विद द न्यू वन। प्लीज ध्यान देना कि जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास फाइन डायमंड्स हैं क्या, कि यहाँ पे जो परचेज कर रहे हो आपको इतना जल्दी परचेज नहीं करोगे। क्या मतलब है, तो उस केस में क्योंकि देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में, लास्ट इन लास्ट आउट मेथड में हमारे पास एक कंसेप्ट है। हमारे पास ये कंसेप्ट है कि जो गुड्स पहले आया मैंने उसे पहले निकाल दिया। ठीक है, जो गुड्स लास्ट में मैंने रिसेंटली लिया मैंने तब निकाल दिया। बट इन दिस मैथड दिस इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मैथड। इन दिस मैथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, कॉस्ट इज फिजिबल इन दो सिचुएशन कि जहाँ पे ठीक है परचेजेस मेरी फ्रिक्वेंट नहीं है। ठीक है, और इट मीन्स कि न्यू वंस के साथ वो इजीली नहीं हो सकता। सो तो है, यानी कि फ्रिक्वेंटली नहीं है, यानी कि परचेजेस आर नॉट फ्रिक्वेंट एंड ओल्ड आइटम्स डू नॉट इजीली मिक्स अप विद द न्यू वन। और जो ओल्ड आइटम्स हैं, ठीक है, इन दो सिचुएशंस वेयर द परचेजेस आर नॉट फ्रिक्वेंट, जहां परचेजेस फ्रिक्वेंट नहीं है, एंड ओल्ड आइटम्स डू नॉट इजीली मिक्स विद द न्यू वन। और जो भी ओल्ड आइटम्स हैं, पुराने आइटम्स हैं, वो न्यू आइटम्स के साथ इजीली मिक्सअप नहीं होते। ठीक है, एंड ओल्ड आइटम्स डू नॉट इजीली मिक्सअप विद द न्यू वन, कि जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, डायमंड्स हैं, फर्नीचर गुड्स हैं। सो दिस मेथड इज एप्रोप्रिएट फॉर एंटरप्राइजेस दैट सेल फ्यू आइटम्स, क्योंकि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है। अब डायमंड का केस हो गया तो ये ऑब्वियसली फ्यू आइटम्स को सेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक आइटम बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप उसकी पूरी एक मतलब गोडाउन है वो सब नहीं भर सकते हो। सो दस दिस मेथड इज एप्रोप्रिएट फॉर एंटरप्राइजेस। ये जो मेथड होता है ये एप्रोप्रिएट होता है एंटरप्राइजेस के लिए दैट सेल रिलेटिवली फ्यू आइटम्स ऑफ हाई यूनिट कॉस्ट, जो कि हाई यूनिट कॉस्ट का एक फ्यू आइटम, कुछ आइटम को रिलेटिवली बेच सकता है, सेल करता है। सो दिस मेथड इज एप्रोप्रिएट फॉर एंटरप्राइजेस। दिस मेथड एप्रोप्रिएट होता है एंटरप्राइजेस के लिए दैट सेल, ठीक है, फ्यू आइटम्स ऑफ हाई यूनिट कॉस्ट, जो कि हाई यूनिट कॉस्ट का फ्यू आइटम को सेल करता है। सो दिस इज एन एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर आइटम्स। ठीक है, दिस इज एन एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर आइटम्स के लिए ये एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है दैट आर सेग्रीगेटेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वट एवर दे हैव बीन परचेज और प्रोड्यूस, ठीक है, वट एवर वो जो भी क्या परचेज कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। why we are using this specific identification method, because this method is rational and highly satisfactory। ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड एक रैशनल मेथड है हमें, क्योंकि हम इसमें अपनी यूनिट कॉस्ट को, कितना मेरे पास कॉस्ट लगा है, उसे वेंडर है वो खुद से क्या करता है, इन्वेंट करते हैं, यानी कि वो खुद से उसे एनालाइज करेगा। सो द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज अ रैशनल एंड हाईली सेटिस्फैक्ट्री, and this method is a highly satisfactory in मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ मैच करने में वो हाईली सेटिस्फैक्टरी होता है। सो द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज रैशनल एंड हाईली सेटिस्फैक्टरी, एंड दिस मेथड इज हाईली सेटिस्फैक्टरी इन मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू, रेवेन्यू के साथ कॉस्ट को मैच करने में। बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्टिविटी आप
आपका मेन सिंपल है, आप ये मैच क्या करते हो, अच्छा मेरी रेवेन्यू मुझे कितना लेना है, ठीक है, सेल्स मेरी कितनी है, कितना कॉस्ट है, फिर आप अपने प्रॉफिट लेवल पे मतलब डिपेंड है आपका। तो एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड पे आप करते हो, ठीक है और मेन क्या है कि जो एक्चुअल कॉस्ट आपकी अटैच होगी, ऑब्वियसली कॉस्ट तो आपकी इतना जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, और जो एट द लास्ट कितनी आपकी इन्वेंट्रीज बची हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका कोई डायमंड है, ठीक है, वो बेकार हो गया है या फिर वो इतना एक्सपेंसिव अब नहीं बिकेगा, तो आप उसकी कॉस्ट को भी अपने अदर आइटम से रिकवर करने की कोशिश करते हो। तो व्हाट इज दिस, तो एक्चुअल कॉस्ट आपका अटैच है कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड के साथ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स और एंडिंग इन्वेंट्रीज के साथ। डिफिकल्ट भी होता है, क्यों डिफिकल्ट होता है कि हमें एक्चुअल में क्या, हमें एक बायर है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अ बायर बायज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ व्हीट एट अ डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्राइसेस। तो एक बायर है जो कि व्हीट की अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज को खरीदता है डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट प्राइसेस पे, ठीक है। तो अब अ डीलर बायज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ व्हीट, तो a डीलर बाइज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ व्हीट, व्हीट की डिफरेंट क्वांटिटीज को खरीदता है एट डिफरेंट टाइम्स पे और डिफरेंट प्राइसेस पे। द एडिशन टू द करंट स्टॉक इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि जैसे ये हमारे पास करंट स्टॉक है, करंट स्टॉक पे हम जो ऐड करते हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वाइल ही इज सेलिंग हिज स्टॉक टू हिज कस्टमर, ठीक है, कि जब वो यानी कि अपने स्टॉक को कस्टमर्स को सेल करता है, तब यानी कि वो जो करंट स्टॉक पे वो एडिशन, वो एक कंटिन्यूअस क्या है, प्रोसेस है, कि आपके पास न्यू ऑन स्टॉक पे स्टॉक ऐड होता रहेगा, क्योंकि आप डिफरेंट क्वांटिटीज को ऑब्वियसली परचेज कर रहे हो। सो इन दिस में, ठीक है ना, इस केस में तो आपके लिए कौन से प्राइस पे आप मतलब उसको सेंड कर रहे हो, कौन आप एक को एक्चुअली उसका कौन सा कॉस्ट रखना है। तो कभी कभी हमारे लिए उस केस में भी स्पेशल, ठीक है, कंडीशंस में भी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को लगाना काफी इम्पॉसिबल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में हम कौन से मेथड को लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए कौन सा था, यहाँ हमने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट मेथड को हमने अप्लाई किया उन परचेज पे जो हमारी फ्रिक्वेंट नहीं थी, ठीक है, ऑन दैट परचेज विच आर नॉट फ्रिक्वेंट, जो कि हमारी फ्रिक्वेंट नहीं थी, हमने उन सिचुएशंस में, उन कंडीशंस में लगाया वेयर परचेजेस आर नॉट फ्रिक्वेंट, जहां पे हमारी जो परचेजेस थी वो हमारी फ्रिक्वेंट नहीं थी, ठीक है। और ओल्ड आइटम्स को हम इजीली न्यू आइटम्स के साथ, न्यू वंस के साथ हम उन्हें इजीली मिक्स नहीं कर सकते। तो ओल्ड आइटम्स डू नॉट इजीली मिक्स विद अप विद द न्यू वंस, ठीक है। अब डिफिकल्टीज में देखो, डिफिकल्टीज में हमारे पास में इसमें यही तो है। अब जब आपके पास यहाँ पे जो करंट में आप ऐड किए जा रहे हो, ठीक है, अब आपके पास कस्टमर्स आपसे लेने आए हैं, तब आपके पास दो चीज अराइज होती है। सबसे लिए ये एक ऑर्डिनरी केस में देखा जाता है, कस्टमर को देखो, अगर आपके पास आपका देखो सूट का है, कोई भी फैशनेबल आइटम है, तो वो तो बिल्कुल ऑब्वियसली लेटेस्ट ही बिकेगा, कि जो कि लास्ट में आया है, ठीक है, डिपेंड करता है बाकी कस्टमर के टेस्ट के ऊपर भी, तो वो बाकी उसी के ऊपर ही डिपेंड होगा, ठीक है। तो एडिशन टू दिस करंट स्टॉक इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हाइल ही इज सेलिंग हिज स्टॉक टू हिज कस्टमर्स। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द व्हीट स्टॉक्स इन कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में व्हीट स्टॉक को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है while he is selling his stock to his customer, जब वो कस्टमर को अपना वो स्टॉक क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इट वुड बी इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द व्हीट सोल्ड, ठीक है, तो इट वुड बी इम्पॉसिबल हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द व्हीट सोल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, कि परचेज के समय पे, ठीक है, उसके रिलेटेड परचेज प्राइस पे जो व्हीट सोल्ड किए गए उसको आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए हम आगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को, या फिर हम इसे, ठीक है, लास्ट इन लास्ट आउट मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं।
अब है फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड में बिल्कुल बेसिक एजम्पशंस के ऊपर है। द फर्स्ट यूनिट्स रिसीव्ड आर द फर्स्ट वन टू बी सोल्ड आउट। क्लियर है कि जो यूनिट्स आपने पहले रिसीव की गई थी, यानी कि जो पहले का माल आपके पास बचा हुआ था, जो गुड्स आपके पास पहले गुड्स थे, आपके पास अगर कस्टमर्स आए, आपके पास इवन अभी माल आ रहा है, आपको सबसे पहले वो गुड्स निकालने हैं, ठीक है, जो आपने पहले रिसीव किए थे। सिंपल से फॉर्मूले पर है। So this method is the best on the assumption that cost should be charged to revenue in order in which they are incurred। हम जो मतलब कॉस्ट चार्ज करेंगे कि हमारे पास कितना खर्चा आया, वो हम कॉस्ट चार्ज करेंगे कि फर्स्ट यूनिट रिसीव्ड आर द फर्स्ट वन टू बी सोल्ड एंड द यूनिट सोल्ड इन ऑर्डर इन विच दे वर एक्वायर्ड। आप ये सोलिए कि यदि कि आज मैंने जो गुड्स खरीदा, ठीक है, मैं उसे पहले बेचूंगी, ठीक है, जो गुड्स मैं कल खरीदूंगी उससे पहले मैं जो मैंने आज गुड यानी कि गुड्स परचेज किया मैं उसे सोल्ड करूंगी। क्लियर। सो फर्स्ट यूनिट रिसीव्ड आर द फर्स्ट वन टू बी सोल्ड। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट जो रिसीव्ड की गई वो फर्स्ट वन है कि जिसे मैं क्या करूंगी, बेचूंगी, सोल्ड करूंगी। सो एंडिंग इन्वेंट्री इज एज्यूम टू बी कंसिस्टिंग ऑफ गुड्स मोस्ट रिसेंटली परचेज। ठीक है, तो एंडिंग इन्वेंट्री यानी कि इज एज्यूम टू बी, तो एंडिंग इन्वेंट्री को एज्यूम्ड करते टू बी कंसिस्टिंग ऑफ गुड्स मोस्ट रिसेंटली परचेज, कि वो उन गुड्स से कंसिस्ट करता है कि जो कि हमने मोस्ट रिसेंटली क्या किए गए हैं, परचेज किए हैं। तो एज्यूम टू बी कंसिस्टिंग ऑफ गुड्स मोस्ट रिसेंटली परचेज। ठीक है, जो गुड्स हमने मोस्ट रिसेंटली परचेज किए हैं उनसे वो कंसिस्ट करता है। तो फीफो असाइन द कॉस्ट ऑफ द अर्लीस्ट यूनिट्स एक्वायर्ड। ठीक है, कि फीफो जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट असाइन करता है कॉस्ट ऑफ द अर्लीस्ट यूनिट्स एक्वायर्ड, कि जो हमने पहले अर्लीस्ट यूनिट एक्वायर्ड की गई है उसकी कॉस्ट को, and the cost of the most recent acquisition to the ending inventory। सिंपल सा है। सो इट मस्ट बी kept in a mind that this assumption of cost flow or goods flow need to be true as a physical fact। मतलब आप सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, कर भी ऐसा रहे हैं। जो गुड्स पहले आया है आपको सबसे पहले उसी को निकालना है, उसी के ऑर्डर में, कि ताकि आपको लगेगा एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट हो, लॉसेस आपका कम हो सके। ठीक है, और आपके पास की जो आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज ना हो जाए, जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो आपके लिए मतलब जो आपके पास उसी करंट कॉस्ट पर अगर आप उसी पे सेल करोगे, ठीक है, तो आपको फिर अपने करंट गुड्स निकालने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपने जो फर्स्ट गुड्स को है, जो आपके पास स्पॉइलेज कम हो, उन सबको आप पहले निकालो, तो आपको फीफो मेथड को अडॉप्ट करना है। काफी एडवांटेजेस भी हैं इस मेथड के। तो अजम्पशंस यही हैं कि गुड्स परचेज फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट, की जो गुड्स हमने फर्स्ट परचेज किया गया उसे हमने फर्स्ट सोल्ड कर दिया। ठीक है, इज इन अकॉर्ड विद द गुड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कि उससे आपको स्पॉइलेज या जो खराब होने का है उससे क्या हो, लॉसेस आपके पास कम हो। दैट मिनिमाइजेस लॉसेस फ्रॉम स्पॉइलेज। ठीक है, स्पॉइल करके जो लॉसेस हो वो आपके कम हो। FIFO eliminates opportunities for income manipulation that are possible if costs are identified with specific units। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एलिमिनेट्स द अपॉर्चुनिटीज, एलिमिनेट्स करते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर इनकम मैन्युपुलेशन, की जो कि पॉसिबल होती है कि जो कॉस्ट को हम स्पेसिफिक यूनिट्स के साथ ही आइडेंटिफाई करेंगे, कि आपको इनकम में आप मैन्युपुलेशन क्या हो ना होगा। अगर इनकम में आपका कोई मैनिपुलेशन ही नहीं होगा, अगर आप एक सिस्टमेटिकल से चलोगे कि जो गुड्स पहले आया था मुझे सबसे पहले उसको निकालना है, क्योंकि आपका जो गुड्स मान लीजिए अभी 2 दिन पहले आया, अगर आप उससे पहले निकालोगे तो हो सकता है कि आपके पास जो
कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आए, ठीक है। अगर एक सिस्टमेटिक से लिए हम चलते तो हमें कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफिकेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो the reason is that for accounting purpose, assignment of the cost against revenue is determined by the order. तो assignment of the cost against revenue, revenue के against cost को assign करने का है, is determined by the order. वो डिटरमाइन किया जाता है उस ऑर्डर के द्वारा इन विच कॉस्ट आर इनकर्ड, कि जिसमें कॉस्ट लगाई गई थी, कॉस्ट इनकर्ड की गई थी, रिगार्डलेस ऑफ विच आइटम्स आर एक्चुअली सॉल्व, ठीक है, इसके अलावा जो आइटम को हमने एक्चुअली क्या करते हैं, बेचते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, फॉलोज द प्राइस ट्रेंड इन मार्केट एज द गुड्स परचेज आर एज्यूम्ड टू हैव बीन सोल्ड फर्स्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड देयर इज अ रैपिड टर्नओवर ऑफ द इन्वेंट्रीज, जितनी टर्नओवर ज्यादा होगी, फास्टर द टर्नओवर, द मोर रिसेंट आर द हिस्टोरिक कॉस्ट, ठीक है, जितनी टर्नओवर ज्यादा होगी उतना ही आपका हिस्टोरिक कॉस्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है। फीफो एक यूजफुल वैल्यूएशन आपको प्रोवाइड करता है ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री देन अदर मेथड्स, दूसरे मेथड्स के अलावा, अदर मेथड्स के अलावा इन्वेंट्री को खत्म करने का। तो फीफो प्रोवाइड्स अ मोर यूजफुल वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो फीफो प्रोवाइड्स करता है एक मोर यूजफुल वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कि आप इन्वेंट्रीज हैं, देन अदर मेथड के, दूसरे मेथड के अलावा, अदर मेथड्स के अलावा इन्वेंट्री को एंड करने का एक मोर यूजफुल वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है। द मोस्ट रिसेंट परचेजेस आर मोर इंडिकेटिव ऑफ, कि जो मोर, द मोस्ट रिसेंट परचेज है वो मोर इंडिकेटिव होता है। हाँ जी बोलिए। और तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है कि द मोस्ट रिसेंट परचेजेस आर मोर इंडिकेटिव ऑफ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट देन द परचेज अर्लियर, सिंपल कि जो हमने पहले परचेज किया था उससे, ठीक है। फीफो का थोड़ा सा ये एग्जांपल है, क्लियर नहीं है, तो मैं आपको सबसे पहले लीफो का समझा रही हूँ। पैटर्न वही सेम कुछ है, सेम है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम लास्ट इन, क्योंकि हम इसमें लास्ट गुड से करेंगे, परपीचुअल मेथड से, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम भी एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम भी, ध्यान दीजिएगा, ये परपीचुअल से भी करेंगे और हम फिर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से भी इसे करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड्स हैं, पीरियोडिक भी, ठीक है, ये हमारे लिए पूरा कंसेप्ट करेंगे। फीफो का मेथड अभी मैं आपको, देखो ये लास्ट में क्लियर नहीं है, हाँ फीफो के क्वेश्चंस हैं वहां लास्ट में, ये क्लियर नहीं आ रहा है। लीफो है, तो फीफो का ये क्वेश्चन है, जब मैं आपको समझाऊंगी तो हम फीफो के यहाँ से करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं लीफो मेथड। लीफो मेथड है मेरे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, कि जो सबसे लास्ट में आया आपको उसे पहले निकालना है, दैट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। एज इट नेम इम्प्लाइज, द लास्ट इन फर्स्ट आउट असाइंस टू गुड सोल्ड, ठीक है, कि जैसे इसका नेम इम्प्लाइज करता है, द लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो हमने लास्ट में निकाला, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट असाइन टू गुड सोल्ड, ठीक है। अब ये आपको क्या मतलब है इसका, इसका लीफो जो हमने फीफो मेथड किया है, फीफो का अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी एक्सपेक्ट किया है, सबसे पहले मैं आपको लीफो का प्रैक्टिकल बताऊंगी। तो अब इसमें क्या है, इसमें कंप्लीटली अपोजिट है आपका, इसमें आप उन गुड्स को निकालोगे जो आपके रिसेंटली परचेज गुड्स हैं, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड इज बेस्ड ऑन
द प्राइस ऑफ द रिसेंटली परचेज गुड्स, कि जो आपके रिसेंटली परचेज, लीफो माने लास्ट इन, जो लास्ट मैंने इन यानी जो लास्ट गुड्स मेरे पास आए, फर्स्ट आउट, सबसे पहले मुझे उन्हें बेचना है। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड इज बेस्ड ऑन द सो कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ रिसेंटली परचेज गुड्स। रिसेंटली परचेज गुड्स के प्राइस पे वो बेस्ड होते हैं। एंड एंडिंग इन्वेंट्री रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ अर्लियर परचेजेस, और जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है वो रिप्रेजेंट करती है क्या, कि वो रिप्रेजेंट करती है अर्लियर परचेजेस की, जो हमने पहले परचेज किया, अर्लियर जो हमने परचेज किया उसकी कॉस्ट को। सो द एंडिंग इन्वेंट्री, so the ending inventory represent the cost of earlier purchases। ending inventory जो होती है लास्ट की इन्वेंट्री, जो हमने पहले अर्लियर जो हमने परचेज किया उसकी कॉस्ट को क्या रिप्रेजेंट्स करती है। सो एंडिंग इन्वेंट्री रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ अर्लियर परचेजेस। नाउ द एडवांटेजेस, कौन कौन से इसके एडवांटेजेस हैं। नंबर वन, मैचिंग करंट कॉस्ट विद द करंट रेवेन्यू। ऑब्वियसली इसके फायदे ये हैं कि आप अभी, अब एक सिंपल सीधी सी बात है, मान लीजिए आपने एक गुड्स को 6 महीने पहले परचेज किया था 1000 में, आप आज उसे सोल्ड कर रहे हो, आज के दाम के हिसाब से बेचोगे ना 2000 में, तो आपके पास 1000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा बेनिफिट है, ध्यान देना। ये एक फीफो मेथड में बेनिफिट होता है कि अगर आप, अगर फर्स्ट जो आप ओल्ड गुड्स को निकालोगे, ठीक है, अभी के हिसाब से आप उसको सेल सोल्ड करो, तो आपको क्या हो गया, 1000 का बेनिफिट हो गया। लेकिन आपकी अब इन्वेंट्री, आपने 2 दिन पहले जो गुड्स आपने परचेज किया था वो, अब उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई, उसकी कॉस्ट हो गई है 1200। अगर उसकी जो कॉस्ट है वो 1200 हो गई है, और आपका जो सोल्ड आपने किया है वो आप सोल्ड करो 2000 में, तो करंट के प्राइस पे सोल्ड करोगे, चाहे 6 महीने पुराना गुड्स आपने लिया था वो बेच रहे हो। ठीक है। अगर उस पे आपके पास आइटम्स में है, हाँ अगर उसमें कॉस्ट लिखी है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक, अगर उसमें नहीं लिखी है तो आप उसमें देख सकते हो, फिर आप इसमें अपने लिए मैक्सिमम प्रॉफिट को ले सकते हो। पर अब उस केस में आपको, जो करंट के केस में आपको 800 का क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ, यानी कि आपको 800 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो करंट का यही फर्क होता है। ठीक है। एडवांटेज इसकी यही है, मैचिंग द करंट कॉस्ट विद द करंट रेवेन्यू, कि हम करंट कॉस्ट को करंट रेवेन्यू के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है। सो मैचिंग द करंट कॉस्ट विद करंट रेवेन्यू, तो हम इसमें करंट कॉस्ट को उसके करंट रेवेन्यू के साथ मैच कर देते हैं। द मेन पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज टू, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो मेन पर्पस क्या होता है, इज टू मैच कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, विद द रेवेन्यू दे जनरेट, जो रेवेन्यू वो जनरेट करेंगे उसी के साथ, उसी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ मैच करते हैं। सो द मेन पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेन पर्पस होता है इज टू मैच करना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विद द रेवेन्यू दे जनरेट। लीफो मेथड एम्स टू मैच द करंट कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग और प्रोड्यूसिंग द गुड्स। ठीक है। लीफो मेथड एम्स करता है कि हमें गुड्स को प्रोड्यूस और एक्वायर करने की कॉस्ट को, ठीक है, करंट कॉस्ट को हम उसके करंट रेवेन्यू के साथ मैच करें, तो हमें करंटली कितना हमें प्रॉफिट होता है वो हमें लगेगा पता। सेकेंड है, इन्फ्लेशन के टाइम पे हायर कॉस्ट ऑफ द गुड्स आर चार्ज अगेंस्ट द सेल्स रेवेन्यू। ठीक है। ये एक मेन चीज है कि जब भी इन्फ्लेशन, महंगाई कभी भी हो जाती है, तो अच्छा है कि हम अभी उसी गुड्स को हायर कॉस्ट का जो मेरा गुड्स है उसे हम अभी फिलहाल उसी यानी कि सेल रेवेन्यू के अगेंस्ट, हायर सेल रेवेन्यू के अगेंस्ट हम उसे सॉल्व कर दें। एक सिस्टमैटिक भी है। ठीक है, सिस्टमैटिक है। देखा जाए तो जो मुझे सिस्टमैटिक लगता है
मुझे सिस्टमैटिक लगता है कि जैसा हमारा गुड्स आया फिजिकल फ्लो के हिसाब से मुझे सिस्टमैटिक लगता है। यहाँ ये सिस्टमैटिक क्यों कह रहे हैं? सिस्टमैटिक यहाँ ये इसलिए कह रहे हैं कि जो गुड्स आपका अभी आया है वो आपका गुड्स ऊपर रखा होगा, आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। जो गुड्स आपका ओल्ड है, आपको उस इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ेगा, वो आपको बाद में मिलेगा। सो इट इज अ सिस्टमैटिक है। इट रिफ्लेक्ट्स द यूजुअल प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज की ये एक यूजुअल प्राइसिंग पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। इंक्रीज सेलिंग प्राइस व्हेन रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंक्रीजेस इवन दो एंडिंग इन्वेंट्री स्टिल एट ओल्ड लोअर कॉस्ट की। जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो स्टिल कम लोअर कॉस्ट पे है। तो इंक्रीज सेलिंग प्राइस व्हेन रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंक्रीज कर देती है। क्लियर? एक सिस्टमैटिक है। डिसएडवांटेजेस पे भी हैं। ये द मेन थिंग कि जो कैश फ्लो आपका फिजिकल फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं है, बट ये है कि गुड्स का स्पॉलेज का केस हो सकता है। ठीक है। इसमें आपके पास है इनकम का मेजरमेंट करना, इनकम कैसे यूज करोगे, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहती है। मेन अगर मेरे पास क्या हो कि जो गुड्स ऑलरेडी पहले आए हैं फीफो मेथड में, मैं उसी के हिसाब से मैं सबसे पहले उसी को ही सॉल्व करूंगी। ठीक है। तो ये एक फिजिकल फ्लो के अकॉर्डिंग है। ठीक है। बट ये बिल्कुल ठीक है कि आपका ये करंट कॉस्ट करंट रेवेन्यू के साथ मैच करेगा, लेकिन आपको एक कंसेप्ट है कि आपका करंट इट डज नॉट करंटली मैच द टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट विद रेवेन्यू। कि टोटल जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो को रेवेन्यू के साथ ये मतलब उसे मैच नहीं करता। तो इट डज नॉट करेक्टली मैच टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट है रेवेन्यू के साथ। ठीक है। तो अब है बात करते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। दिस इज द लीफो मेथड। मैंने आपको इन्वेंट्री मेथड बताया था। दो इन्वेंट्री मेथड होते हैं मेरे पास, कौन से? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। सभी को याद होगा, एक बार रिकॉल करा देती हूँ। ठीक है। पीरियोडिक में हम फिजिकल काउंटिंग करते हैं, ध्यान रखना, और परपेचुअल में हम कंटिन्यूस रिकॉर्ड रखते हैं उसमें। ठीक है। फिजिकल काउंटिंग एक आपके पास जो होगी इसमें परपेचुअल मैम एक में बार रिपीट करना आपकी पीरियोडिक में। कंटिन्यूस। पीरियोडिक में बाबू आपके पास फिजिकल काउंटिंग होती है हर इन्वेंट्रीज की। सो periodic inventory system requires physical count of all the inventory items on hand. hand में all inventory items आपके हैं उन सभी की फिजिकल काउंटिंग को रिक्वायर करेगा। सो periodic inventory system requires physical count of all the inventory। ठीक है। और वो भी आपकी एक स्पेसिफिक डेट पे होगी, हर टाइम पे नहीं होगी। परपीचुअल माने कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना। ठीक है। और कंटिन्यूअस ये आपका कंप्यूटराइज्ड बेस होता है। तो कंटिन्यूअस रिकॉर्ड कीपिंग होगी इन्वेंट्रीज के हर वेरियस आइटम्स की। क्लियर हुआ है नहीं? ठीक है। तो ये आपके पास फीफो है, ये आपके पास लीफो मेथड है। अब आ जाइए लीफो लीफो मेथड में देखते हैं। लीफो मेथड है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो लीफो मेथड में है आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूजिंग द डाटा गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है। आपके पास जो भी डाटा था, हम इसको सबसे पहले यूनिट्स हैं आपको देखो, मैं आपको एक सिंपल सा ही समझा रही हूँ कि हमें लीफो मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है परपेचुअल में और पीरियोडिक में। ठीक है। क्वेश्चंस के अलावा ये हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। तो कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे मेन इस टाइप का ही डिसाइड करना है। हेडिंग में परचेजेस है, सेल्स है एंड द बैलेंस। ठीक है। परचेज है तो परचेज किया है क्वांटिटी, यूनिट यानी कि आपके पास कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, तो ये आपके पास क्वांटिटी है। ठीक है। परचेजेस में ये आपके पास क्वांटिटी है, ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट है,
तो क्वांटिटी को आपने पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो ये आपके पास सेल्स है। सेल्स में आपके पास क्वांटिटी को आपने पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया टोटल। ठीक है, कितना आया आपके पास की, ठीक है, यहाँ पे आप कॉस्ट ना मत लिखिएगा, यहाँ पे आप टोटल सेल्स लिखिएगा कि इतने आपके पास टोटल सेल्स हुई है। एंड दिस इज द बैलेंस। ठीक है, तो क्वांटिटी, कॉस्ट, अमाउंट, आप यहाँ पे टोटल की जगह आप यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, कॉस्ट और अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो पे एक परचेज का बनेगा, सेल्स कॉलम बनेगा, और की हर डे के हिसाब से बैलेंस है डेट वाइज। अब क्योंकि मैं हर डेट का लिख रही हूँ, ये हम अपने कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में करते हैं तो ऑब्वियसली ये परपीचुअल होगा, क्योंकि ये परपीचुअल किस लिए है, परपीचुअल है ये आपका कंटिन्यूअस बेसिस पे। अब आपके लिए जानना जरूरी है आपको डाटा क्या गिवन होगा। आपको डाटा गिवन होगा, ये डाटा आपको गिवन होगा, ध्यान रखना, ये डाटा आपको गिवन होगा, ये बीच का डाटा। मैं और हमें क्या निकालना है, ये डाटा निकालना है। बैलेंस इज माई द इम्पोर्टेंट वन। बैलेंस में मुझे देखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट में यहाँ पे क्या गिवन है, जो फर्स्ट है मैं खुद से आपको डिक्टेट कर रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, मैं आपको बता रही हूँ कि हमें फर्स्ट में, आपको जानबूझ के नहीं बता रही इसका क्वेश्चन, कि क्योंकि आप फिर उसको समझोगे जब आप खुद से करोगे तो आपको और ढंग से समझ में आएगा। आप अभी एनालाइज करो, समझो। ठीक है, क्वेश्चन आपको गिवन है कि फर्स्ट जैन में आपका बैलेंस कितना है। तो फर्स्ट जैन में आपका जो बैलेंस है, कि मतलब मान लीजिए 31 दिसंबर को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करते हो, तो जो 31 दिसंबर को कोई ना कोई क्वांटिटी के गुड्स बच गए होंगे ना। आपने सोचा, आपने देखा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि आपके 20,000 के जो गुड्स हैं वो बच गए। तो यही जो बैलेंस है वो आप आगे फर्स्ट जन में कैरिड होगा, फॉरवर्ड होगा। तो आपके पास ये बैलेंस आपको गिवन था, यानी 1000 क्वांटिटी थी, यूनिट थी, प्राइस कितना था 20, तो अमाउंट कितनी हो गई 20,000। नेक्स्ट आपको गिवन है कि 10 फैब में आपने 500 यूनिट और परचेज की हैं 25 के हिसाब से। कोई बात नहीं, आपने 500 यूनिट परचेज की हैं 25 के हिसाब से, तो 12,500। अब आपने क्या किया, दोनों का यूनिट अलग अलग है, देखिए। तो मैंने सबसे पहले जो 10,020 के, ये अभी मेरे पास आइटम है 500 के 25 के हिसाब से, मेरे पास अभी क्या है, ये माल पड़ा हुआ है, अभी कुछ सोल्ड नहीं हुआ। फिर आपको दोबारा गिवन है कि 13 मार्च को, 13 मार्च को 400 की यूनिट्स क्या की, परचेज की गई थी 22 के, यानी कि 22 रुपए के हिसाब से। तो 13 मार्च को 400 रुपए की यूनिट्स परचेज की गई थी 22 के हिसाब से, तो कितना हो गया 8800। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, 400 की यूनिट्स आपके पास थी 22 के हिसाब से, तो आपके पास हो गया 8800। ठीक है, तो अब 8800 आपके पास है, तो बैलेंस कितना रह गया, 1000 यूनिट्स आपने लिया, कॉस्ट प्राइस कितना था 20 का, 20,000। 500 का लिया 25 के अकॉर्डिंग, कितना था 12,500। 400 का लिया आपने 22 के अकॉर्डिंग, कितना था 8800। ठीक है, तो अब है आपके पास 20 मार्च में, 20 मार्च में, अब आपको गिवन है कि आपने, ठीक है, 20 मार्च में 1200 यूनिट्स बेच दी। अब आप कैसे बेचोगे उन्हें, आपको ये डिवीजन गिवन नहीं है, ध्यान रखना। मैं एक एक लाइन जो आपको बोल रही हूँ उसे लिख लो, उसे उसे समझ लो अच्छे से कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपको गिवन है 20 को, क्वेश्चन में 20 मार्च को आपने 1200 यूनिट्स बेच दी, सोल्ड कर दी। क्या उसका प्राइस आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा। यहाँ तक के क्वेश्चन आपको सिंपल से क्वेश्चन गिवन है, कर लोगे सॉल्व। ये बैलेंस आपको गिवन है, ये अमाउंट आपके पास है। सो ये बैलेंस आपके पास हो गया, ये आपके पास यूनिट कॉस्ट हो गई, तो ये आपकी अमाउंट हो गई।
ये आपको गिवन है। 10 फैब को इतनी क्वांटिटी थी, इतनी कॉस्ट थी, ये टोटल आपके पास है 10,020, 525। फिर दोबारा आपने 13 मार्च को 422 में 8800 में ये आपने दोबारा से लिया, तो ये टोटल ये अमाउंट हो गया, तो यानी कि 20,000, 20,000, 12,500। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल आ गया है कि 1 जन, 10 फैब और 13 मार्च तक। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके पास अब तक आ गया कि 1 जन में ये बैलेंस रहा, 10 फैब में इतना रहा, 13 मार्च तक में। ये तो सिंपल आप इजीली कर दोगे। अब 20 मार्च में आता है कि आपने 1200, ये नहीं गिवन है कि 400 को 22 के, अब आपको गिवन है 1200 यूनिट्स आपने सोल्ड कर दी। क्या गिवन है कि आपने जो यानी कि 1200 यूनिट्स थी वो आपने क्या कर दी, सोल्ड कर दी। अब 1200 यूनिट्स को आप डिवाइड कैसे करोगे, क्योंकि ये हम लीफो मेथड कर रहे हैं। कि मैं इसी में ही आपको फीफो भी समझा दूंगी। पेपर पेन लेके बैठो, ठीक है, हम फीफो लीफो मेथड कर रहे हैं, तो लीफो में लास्ट वाला, तो लास्ट वाले गुड्स को पहले निकालो। लास्ट वाला गुड्स कितना है, 400 का गुड्स है, तो लास्ट वाला गुड्स है 400 को निकालो 22 के, तो यानी कि 400 का था यूनिट, अमाउंट कितना था उसका, प्राइस 22, तो कितना हो गया 8800, ये मैंने पहले निकाल दिया। फिर है 500 का, 500 के आपको पहले निकालना है कितने से, 25 के अकॉर्डिंग, तो मैंने 500 के यूनिट्स को पहले निकाला कितने के अकॉर्डिंग, 25 के अकॉर्डिंग, तो कितना है 12,500। ठीक है, अब यूनिट्स कितनी थी, यूनिट्स मेरे पास 1200 की थी, पहले मैंने 1000 वाला नहीं निकाला, अगर मैं पहले 1000 वाला निकालूंगी तो वो मेथड होगा मेरा फीफो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये अगर मैं 1000 यूनिट्स को पहले यहाँ लिख देती, 1000 भाई मेरे पास यहाँ है एंटायरली, तो ये मतलब है मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो फर्स्ट इन था मैं उसी को पहले निकाल लूं, तो दिस मेथड इज मेथड फीफो मेथड। लेकिन 1200 में से लास्ट मेरे पास यूनिट आई 400 की, 400 मैंने पहले निकाल दी, तो कितने आ गए 8800। फिर अब आपके पास 1200 में से 400 गए, तो 800 यूनिट बच गई, 800 यूनिट्स में से 500 यूनिट्स मैंने जस्ट इससे ऊपर वाली ली, ना कि 1000 वाली ली। ठीक है, तो अब ये अगर कट जाएगी, बिक जाएगी, तो मैं फिर कौन सी यूनिट लूंगी, ये यूनिट लूंगी, तो यानी कि मैंने 1000 वाली। तो 500 वाली में से 25 के अकॉर्डिंग ये यूनिट भी मेरी बिक गई। अब मेरी कितनी यूनिट बची, मेरी यूनिट बची है 300। भाई 800 में से 500 भी यूज हो गया, तो अब मेरी यूनिट बच गई है कितनी, 300। सो 300 में से यूनिट मेरे पास अगर बची है, तो 300 यूनिट में से बची है, तो इसका प्राइस कितना गिवन है, 20, तो इसका प्राइस कितना गिवन है, 20। यानी कि 400 का गिवन है आपके पास 22 आ गया, 500 का आपको गिवन है तो 25 आ गया। अब यहाँ से 800 में से 500 भी गए, तो आपके पास कितना आ गया है, 300। ठीक है, सो 300 है, सो 300 में से आपके पास प्राइस कितना आ गया है, 20, तो कितना आ गया है, ये आपके पास 6,000। तो यूनिट्स है ये, यानी कि 20 मार्च तक में आपके पास 400 का 22, 500 का 25 और 300 का कितना आ गया है, 20। तो ये दिस मल्टीप्लाई दिस आपने ये किया, ये आपके पास यूनिट्स थी। अब रिमेनिंग कितनी, ये सब आपकी बिक चुकी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपकी 1000 में से 300 की बिक चुकी है, कितनी रह गई आपके पास, 700 की यूनिट्स रह गई। तो 1000 में से 300 आपकी बिक चुकी है, तो 700 की आपकी यूनिट्स रह गई हैं, तो कितना हो गया, 700 की यूनिट्स रह गई हैं, तो ये 20 है, तो 20 को यहाँ लिखा, तो कितना हो गया, 14,000। ठीक है, 14,000। अब मान लिए 6 अप्रैल को, 16 अप्रैल को आपने 500 की यूनिट्स और क्या कर दी, सोल्ड कर दी। आप 500 की यूनिट सोल्ड कर सकते हो, हाँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 700 की यूनिट बची है, तो 700 की यूनिट में से मैंने 500 की बेच दी। ये प्राइस आपको गिवन नहीं होगा, आई एम अगेन टेलिंग यू,
दिस इज नॉट गिवन। वो आपको यहाँ बैलेंस से देखना है कि जस्ट उसके ऊपर आपके पास कितना, यानी कि यूनिट्स का बैलेंस गिवन है। तो 20 रुपीज यानी कि 20 के कॉस्ट से आपको 700 के बैलेंस में से 500 यूनिट आपने कर दी। 20 का तो कितना आ गया, 10,000। अब रिमेनिंग आपकी कितनी यूनिट रह गई, तो 700 में से 500 आपने बेच दिया तो आपकी 200 यूनिट रह गई। तो 20 में से कितना आ गया, 4,000। क्लियर हुआ? आपके पास ये तो बैलेंस रह गया 4,000 का। अब आता है कि आपने 12 मई को आपने 400 यूनिट और क्या की हैं, परचेज की हैं। तो 12 मई को आपने 400 यूनिट परचेज की हैं, कितने के हिसाब से, 25 के अकॉर्डिंग। तो आपने 12 मई को 400 की यूनिट आपने परचेज की हैं, 25 के अकॉर्डिंग कितना आ गया, 10,000। ठीक है। सो 200 यूनिट आपने ली है, 20 के अकॉर्डिंग कितना आ गया, 4,000। 400 यूनिट आपने ली है, 25 के अकॉर्डिंग कितना आ गया, 10,000। तो ये क्या हो गया, ये आपका बैलेंस है। ठीक है, कि 200 की यूनिट ली है, 20 के अकॉर्डिंग कितना आ गया, 4,000। 400 की यूनिट ली है, 25 के अकॉर्डिंग कितना आ गया, 10,000। तो कितना आ गया आपके पास, ये बैलेंस कितना आ गया, 4,000, 10,000। अब हमने सोल्ड किया, 30 जून को हमने सोल्व किया। तो 30 जून को हमने 500, ये नहीं गिवन होगा आपको 400, गिवन है आपको कि 30 जून को 500 यूनिट बिक गई, 500 यूनिट सोल्ड हो गई। यानी कि पहले ये जाएगा, लास्ट इन लास्ट आउट मेथड कर रहे हैं तो पहले आपको 400 के यूनिट को निकालोगे। तो 400 की यूनिट निकाली मैंने, 25 के अकॉर्डिंग कितना आ गया, 10,000। फिर मैंने 200 में से 100 की यूनिट को निकाली तो कितना आ गया, 20 यानी कि 2,000। तो अब बैलेंस कितना रह गया, ये भी बिक गई। 200 में से 100 रुपए यानी कि 100 यूनिट भी बिक गए तो कितना बच गया, 120 यानी कि 2,000। ठीक है, अब यहाँ देखो एंडिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी बच गई है। एंडिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी थी, सो परपेचुअल एंडिंग इन्वेंट्री थी मेरी कितनी, 100 × 2। ठीक है, 2,000। एंडिंग इन्वेंट्री तो मेरी सेम थी, 2,000। और यहाँ भी मेरे पास क्या था, सेम था। ठीक है। अब आपको लेना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो भी आपके पास एंटायर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया है, आप उसे लोगे, आप उसे एड ऑन कर दोगे। पहले बताइए, इसमें कोई गड़बड़ आई आपको? बताइए, इसमें कुछ आपको ऐसा है कि जो ना समझ में आया हो? बताइए, कुछ ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया है? एनीवन? आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं? आप सभी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? यस मैम, आ रहा है समझ। मैम आ रहा है समझ। मैम आ गया समझ। मैम आ रहा है।
ठीक है, तो अब आपको निकालना है, जैसे हम अब हमें ये निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये बहुत सिंपल है निकालना। देखो कौन से गुड्स सोल्ड किए गए हैं, मैं एक्चुअल कॉस्ट निकाल रही हूँ, गुड्स सोल्ड कितने हैं। ठीक है, अब मैं इस मेथड से निकाली तो गुड्स सोल्ड मेरे पास हैं ये मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं। सेल तो यही है ना, और देखो ये है मेरे पास सेल्स हैं, और देखो यहाँ मैंने सेलिंग प्राइस पे नहीं लिखा। ध्यान रखना, आपको सेलिंग प्राइस गिवन होगा, पर यहाँ आपको वो सेलिंग प्राइस पे नहीं आएगा, यहाँ मुझे कॉस्ट प्राइस लिखना है, यहाँ मेरे पास कॉस्ट आएगी। ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा एक्चुअल में सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है मुझे। ये मेरे पास सिर्फ ये है, जो यूनिट्स मैंने सोल्ड कर दी उसकी कॉस्ट मुझे लगाने के लिए पता। तो अब इन तीनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 27,300, कितना आ गया 10,000, और कितना आ गया 12,000, यानी 49,300। तो 49,300 का क्या हुआ है, ये मुझे जो गुड्स मैंने बेच दिए हैं, जो गुड्स मैंने सोल्ड कर दिए हैं, उसकी कॉस्ट निकल के आई है। तो दिस इज माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यानी कि 27,300 प्लस 10,000 प्लस 12,000। तो ये जो निकल के आए हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकल के आया है, ये हमारे पास कितना है 49,300। ठीक है, यानी परपेचुअल एंडिंग इन्वेंट्री कितना आ गया, परपेचुअल एंडिंग इन्वेंट्री है 2,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया है, तो इन सभी को आप ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड किया 27,300 प्लस 10,000 10,000, तो प्लस 12,000, तो कितना आ गया 49,300। तो ये जो 49,300 है, तो ये आपके पास क्या है, जो हमने गुड्स सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट है। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सिंपल है। अब मान लीजिए आपको यही गिवन होता है कि आपने ना इन सभी यूनिट्स को ना यानी कि 30 के अकॉर्डिंग सोल्ड किया है, तो ये तो उनकी कॉस्ट गिवन थी, तो आपने इन सभी यूनिट्स को ऐड करोगे और मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो फिर इतनी जो भी आपकी कॉस्ट आएगी उसको, जो आपके पास सेल्स आएगी, सेल्स वैल्यू में से माइनस कर दोगे कॉस्ट को, तो सेल्स वैल्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे, तो जो आपके पास रेवेन्यू निकल के आएगा, वो जो रेवेन्यू, वो जो प्रॉफिट होगा, ये आपके पास क्या होगा, वो आपके पास प्रॉफिट होगा। तो यानी कि जो आपके पास वो रेवेन्यू निकल के आएगा, जो प्रॉफिट आपके पास निकल के आएगा, वो होगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, जो माइनस करके आप निकालोगे। तो ऐसा ही हम इसमें भी वही करते हैं। ठीक है, पीरियोडिक में हम एंड में निकाल लेते हैं। पीरियोडिक में क्या करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एंड से मतलब होता है, तो हमें सिर्फ खाली लास्ट वाली से ही क्या है मतलब है पीरियोडिक में। तो वो होती है 100, जो लास्ट की इन्वेंट्री से हमें मतलब है, हमें बीच की इससे मतलब नहीं होता, हम ये बाद में सिर्फ उसकी काउंटिंग करते हैं, फिजिकल काउंटिंग करते हैं। पीरियोडिक में हम क्या करते हैं, फिजिकल काउंटिंग करेंगे। फिजिकल काउंटिंग का क्या मतलब है, फिजिकल काउंटिंग में हमारे पास सिंपल मतलब होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि 100 मल्टीप्लाई बाय 20 इज माई द 2,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कितना हो गया है, इट मीन्स कि आपके पास, आप यहाँ पे देखो टोटल आपके पास गुड्स की कॉस्ट निकाल लो, इतने के थे, लास्ट की इन्वेंट्री 2,000 की बच गई, ये हम ऐसे निकालेंगे इसमें। ठीक है, पीरियोडिक में हम काउंट ही तो करना है, हमें क्या देखना है, अच्छा लास्ट की इन्वेंट्री इतनी बच गई है, सिर्फ 100 यूनिट की इन्वेंट्री, यानी कि 100 यूनिट्स मेरे पास बची हैं 20 के अकॉर्डिंग, यानी कि 2,000, यानी कि अब टोटल मेरे पास कितनी इन्वेंट्री थी। ठीक है, इन सभी का देखो, ठीक है, प्राइस आप उसमें कर दोगे, तो ये सब आ गया है, तो 51,300 का है, माइनस कर दो 2,000, इसका मतलब कि 49,300 का आपने जो गुड सोल्ड है उसे क्या कर दिया, जो गुड सोल्ड का ये आपकी उसकी कॉस्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये हमारे पास फिजिकल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक में हम फिजिकल के अकॉर्डिंग निकालते हैं, उसमें हम अलग से माइनस कर, क्योंकि ये हमने फिजिकल काउंटिंग है, हम इसमें इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करते कि 400 को 22 के अकॉर्डिंग, 500 को 25 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आइए
लीफो का परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेथड देखते हैं। लीफो का हमारे पास और ये पीरियोडिक का सिस्टम का है। सिंपल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गिवन है तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, सो प्लीज आप अपने पेपर पेन है निकाल लिए और हमें इसके लीफो के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। आपसे लीफो का हो जाएगा तो आपसे फीफो का भी बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, सेम ऐसे ही है। ये देखो, ये एक पैटर्न आपको गिवन है, ठीक है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से कर देते हैं हम। परपेचुअल में ही हमें सिर्फ पीरियोडिक में खाली एंडिंग इन्वेंट्री ही चाहिए। अगर हमें एंडिंग इन्वेंट्री लग जाती है पता तो हम इजीली निकाल देते हैं। सो क्या है लीफो में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमें फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें और एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना है रेस्पेक्टिवली अप्लाइंग द लीफो मेथड को अप्लाई करके। अब देखो क्या लिखा है हमारे पास। डेट गिवन है, ट्रांजेक्शन्स हैं, यूनिट्स एंड यूनिट कॉस्ट, ठीक है। लीफो में देखो परपेचुअल में तो फर्स्ट जैन में ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, 2। इट मीन्स कि ये मेरे पास फर्स्ट जैन को इतना स्टॉक, कोई परचेज की तो अमाउंट नहीं लिखी यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ परचेज नहीं लिखा, इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ क्या लिखा है, ये मेरे पास ये इतने के यूनिट्स मैंने क्या की है, खरीदी है, ये मेरे पास बैलेंस है। सो जैन फर्स्ट में दिस इज द रिसीव्ड, यानी कि ये परचेज है। यूनिट्स, ठीक है, अमाउंट है, ठीक है, ये पर यूनिट अमाउंट है, अमाउंट लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इशू भी लिख सकते हो। इशू का मतलब होता है सेल, ध्यान रखना, इशू का मतलब है सेल। एंड दिस इज द बैलेंस, ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस है। तो फर्स्ट जैन में 200 यूनिट्स ली हमने 10 के अकॉर्डिंग, तो कितना हो गया है 2000, ठीक है। 200 यूनिट्स ली हैं 10 के अकॉर्डिंग तो कितना हो गया 2000। अब नेक्स्ट में देखो 10 जेन को परचेज किया मैंने, कितना 10 जेन को मैंने परचेज किया है 400 की यूनिट मैंने परचेज की है 12 के अकॉर्डिंग। तो 400 की यूनिट मैंने परचेज किया 12 के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों का यूनिट प्राइस अलग अलग है तो मैं इसीलिए इन्हें ऐड नहीं कर सकती, ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर सेम होता तो मैं इन्हें ऐड कर देती। तो कितना आ गया 200 की यूनिट पहले 10 के अकॉर्डिंग, 400 की यूनिट 12 के अकॉर्डिंग। अब लिखा है विड्रॉल, माने निकाल दिया, 500 की यूनिट निकाल दी। तो यानी इशू कर दिया, 500 की यूनिट मैंने क्या कर दी, निकाल दी। तो ये 400 की यूनिट पहले आएगी और 400 की यूनिट क्या हो गया, यानी कि 12 फैब में 400 की यूनिट आ गई, यानी कि 500 की यूनिट में से 400 की यूनिट पहले आ गई है। और यहाँ कितना आ गया 12 के अकॉर्डिंग, कितना आ गया 4800। फिर 200 में से क्या गया 100 गया, तो 100 यूनिट हो गई 10 के अकॉर्डिंग, कितना आ गया 1000। तो अब यानी कि 500 का ये हमने इस तरीके से इसका डिवाइड कर दिया, यानी 400 की यूनिट ये सोल्ड आउट हो गई हैं, 200 में से सिर्फ 100 की यूनिट ही बची हैं 10 के अकॉर्डिंग 1000। तो ये मेरे लिए क्या था, इसका बैलेंस था। नेक्स्ट क्या कहते हैं, 16 मार्च को यानी कि 16 मार्च को हमने परचेज किया, 16 मार्च को हमने परचेज किया 300 की यूनिट को 11 के अकॉर्डिंग। तो हमने 16 मार्च को परचेज किया 300 की यूनिट को 11 के अकॉर्डिंग, कितना आ गया 3300। तो ये बैलेंस था। 100 का 10 के अकॉर्डिंग 1000, 300 का 11 के अकॉर्डिंग कितना आ गया 3300, ठीक है। तो ये लिख दिया सिंपल। अब नेक्स्ट पे आइए कि हमने 200 की यूनिट क्या कर दी है 9 मई को सेल कर दी। क्या अमाउंट लिखी होती है इनमें, नहीं, ठीक है। तो हमने 200 की यूनिट थी। अब इन दोनों में से बताइए कौन से वाली लेंगे। अगर फीफो मेथड होता तो हम पहले 100 लेते फिर दूसरी 100 लेते, लेकिन ये लीफो मेथड है, पहले लास्ट वाली लेंगे। तो यानी कि 300 में से मैंने 200 ले ली, ठीक है। अब यहाँ कितना रह गया,
यानी कि 300 में से 200 चली गई तो 100 तो ये रही गई है इसी प्राइस वाली, और ये 100 तो ये मेरी जो रिमेनिंग थी वो तो है, बची हुई है। ठीक है, फिर क्या किया मैंने उसको 10 के अकॉर्डिंग रिसिप्ट माने परचेज किया गया है। तो ध्यान रखना, विड्रॉल निकालना, इशू तो हम इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई भी ठीक है इसमें आ सकता है, रिसिप्ट आ गया, ठीक है, आपके पास इशूड आ गया, बैलेंस है। सो 30 जून को हमने यानी कि 100 यूनिट्स के अकॉर्डिंग 15 प्राइस का कितना आ गया 1500। तो कितना आ जाएगा आपका 100 के अकॉर्डिंग 10, 100 के अकॉर्डिंग 11 और 10 के अकॉर्डिंग 15। तो ये 3 आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, परपीचुअल सिस्टम में। परपीचुअल सिस्टम में अब कॉस्ट हमें देखनी है। एंडिंग इन्वेंट्री तो कितनी है, एंडिंग इन्वेंट्री है 1000, ठीक है, 1100 और 1500। तो एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, एंडिंग इन्वेंट्री है मेरे पास 3600, यानी 1500 प्लस 1100 प्लस 1000 तो कितना आ गया मेरे पास 3600। ठीक है, अब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी की होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे पास होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है 4800 प्लस 1000 प्लस 2200। ठीक है, तो यानी कि 5800 प्लस 2200 तो कितना आ गया 8000 इज माई द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर है, ये मेरे पास परपीचुअल सिस्टम का था। अब है मान लीजिए ये पीरियोडिक में आता है, पीरियोडिक में तो लास्ट की यूनिट्स में है। ठीक है, आप सिंपल सा समझिए कि अर्लीस्ट कॉस्ट आपके पास है, आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो 200 यूनिट्स था आपका 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अर्लीस्ट कॉस्ट में आप देखो ये वाला जो अमाउंट ये आप कैसे लोगे, 1100 का 6 के अकॉर्डिंग है। परचेज का सारा देख लो कितना हमने परचेज किया है, इन सभी को आप ऐड कर दो परचेज में कि ये मेरे पास था ऑलरेडी। ठीक है, इतनी यूनिट्स हैं ये आपके पास आई गई हैं। यहाँ पे ऐड करो, ये कितना आ गया 88। ठीक है, क्योंकि मेन मेरे पास, क्योंकि यहाँ हम इस तरीके से लेंगे कि अच्छा ये मेरे पास परचेज में था करंटली, तो हम ऐसे देखते हैं परचेज में मेरे पास कितना आया है, तो ये कितना आ गया है 600, कम आ जाएगा 156789। ठीक है, और ये आ गया आपके पास 1011, तो 11600। ये 11600 कैसे आया ये प्लीज आप नोट डाउन कीजिए। 11600 आपके पास ऐसे आया, आपके पास 2000 का ऑलरेडी यूनिट में बैलेंस गिवन था। ठीक है, और इन सभी परचेजेस को आप ऐड कर दोगे, हम उसमें ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट गिवन था। अब आप में से क्या करना है, क्योंकि ये हमारे पास माइनस करना है लास्ट की इन्वेंट्री। लास्ट की इन्वेंट्री का टोटल कितना था आपके पास 3600 का टोटल था। ठीक है, तो जो एंडिंग इन्वेंट्री है, एंडिंग इन्वेंट्री है आपके पास, आपने उस एंडिंग इन्वेंट्री को आप माइनस कर दो, आ जाएगा। अच्छा बताइए, इसमें और कोई डाउट है किसी को, वेटेड एवरेज मेथड हम कल कवर करेंगे। ये मेथड भी बहुत सिंपल है, और वेटेड एवरेज में हम ना फीफो का देखते हैं ना लीफो का। आपको फीफो लीफो के ठीक है क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने हैं। यस मैम। मैम बोलिए। मैम परफेक्चुअल कब करते हैं? कब करते बाबू, परपीचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, कि जब आपको हर एक एक डेट का, हमने देखा ना कि हर एक एक डेट में क्या माल आया, कितना माल ठीक है सोल्ड हुआ, हम हर उसकी एंट्री करते हैं। लेकिन हमने
पीरियोडिक में हर उसकी एंट्री नहीं की, पीरियोडिक में बस मैंने इतना देख लिया, अच्छा कितने की परचेज हुई है और कितना माल मेरे पास बचा हुआ है, दैट्स इट। पीरियोडिक में परपेचुअल में डिफरेंस है, ठीक है, कंटिन्यूअस बेस पे होता है, पीरियोडिक का हमारा कंटिन्यूअस बेस पे नहीं होता है, हम एक, ठीक है ना, उस पे रेगुलर उसकी क्या करते हैं, एक डेट पे हम उसकी फिजिकल काउंटिंग करते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, तो बाकी का जो है हमारी कल क्लास होगी, प्लीज रिमेम्बर दैट, ठीक है, सेम टाइम पे हमारी कल क्लास है, तो हम कल क्लास लेंगे अपने सेम टाइम पर, क्लियर। और वेटेड एवरेज मेथड को हम कंप्लीट करेंगे। यस मैम। मैम अटेंडेंस